All right. So in electrochemistry, मैं स्टार्ट कर रहा हूं half cells involving ions and gases. इसमें हम दो डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे और इसमें जो हमारा फर्स्ट केस है उसमें हम एक रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शन बिटवीन chlorine and iron 2 sulfate. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आई नीड टू चूज इक्वेशंस एंड ऑब्वियसली इक्वेशंस के लिए मैं डेटा बुकलेट का सिलेक्शन यूज करूंगा। अब जाहिर सी बात है डेटा बुकलेट तो अभी नहीं मिलती आपको, तो यकीनन सर्टेन अमाउंट ऑफ इक्वेशंस मिलेंगी, उन इक्वेशंस में से फिर आपको क्लोरीन सिलेक्ट करनी होगी। सो लेट्स टॉक अबाउट द डेटा बुकलेट हियर। आप नोट करें, आपके पास क्लोरीन की एक इक्वेशन ये गिवन है और क्लोरीन की सेकंड इक्वेशन ये गिवन है। ऑब्वियसली 99.99% केसेस में हम क्लोरीन की ये हाफ सेल इक्वेशन यूज करेंगे जिसकी वैल्यू प्लस 1.36 वोल्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई दूसरी इक्वेशन कब और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज की जाएगी, हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम आपको पूरे केसेस करवाने के बाद क्वेश्चन करवाएंगे, तो यू विल गेट द आइडिया कि हम ये वाली इक्वेशन कब यूज करेंगे। ओके, सो आई एम गोना यूज दिस इक्वेशन फॉर क्लोरीन। तो 99.99% केसेस में ये इक्वेशन यूज होगी। सो फॉर क्लोरीन हम इक्वेशन यूज करेंगे Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, रिवर्सिबल साइन, 2Cl नेगेटिव, and its ACP value is plus 1.36 वोल्ट। सो क्वेश्चन के अंदर क्लोरीन था, उसको मैंने सॉर्ट आउट कर लिया। क्वेश्चन के अंदर आयरन 2 सल्फेट भी है। अब आयरन 2 सल्फेट का इशू है इसलिए क्योंकि आयरन 2 सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4। इस आयरन 2 सल्फेट में यू हैव टू डिफरेंट आयंस। द फर्स्ट वन इज सल्फेट आयंस and the second one is iron 2 ions। हम सब जानते हैं, हमने ओ लेवल केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, एएस में भी पढ़ा है कि सल्फेट आयंस और आयरन 2 आयंस। अब सल्फेट आयन जो है वो स्पेक्टेटर आयन होते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं, राइट? सो आई एम नॉट गोना यूज सल्फेट आयन इन दिस सिनेरियो। नाउ द क्वेश्चन इज कि स्पेक्टेटर आयन का कैसे पता चलेगा कि कौन सा होता है और वो कब कैंसिल होता है? तो याद रखिएगा, ओ लेवल केमिस्ट्री में बताया जाता है कि जितने सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं और सॉल्युबल सॉल्ट्स वाले जो आयंस होते हैं वो स्पेक्टेटर आयंस होते हैं, वो कैंसिल आउट होते हैं हमेशा। ठीक है, सो सल्फेट इज द स्पेक्टेटर आयन, विल कैंसिल आउट। इसलिए हम सल्फेट को यूज नहीं करेंगे। आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, ये जो आपने सल्फेट कैंसिल किया, आप नोट कीजिए सल्फेट की इक्वेशन गिवन है, ये रही। तो सल्फेट की इक्वेशन गिवन है, सल्फेट की इक्वेशन गिवन है, लेकिन हम सल्फेट की इक्वेशन को यूज नहीं कर रहे बिकॉज सल्फेट आयंस जो है वो स्पेक्टेटर आयंस होते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट आयन इज आयरन 2 आयंस। अब आयरन 2 आयंस के लिए मुझे इक्वेशन का सिलेक्शन करना है। सो हम क्या करते हैं, हम आयरन 2 आयंस को देखते हैं कि हमारे पास आयरन 2 आयंस हैं या नहीं।
देखो एक आयरन टू आयन की इक्वेशन ये गिवन है और एक आयरन टू आयंस की इक्वेशन ये गिवन है. नाउ वी हैव टू डिफरेंट आयरन टू आयंस की इक्वेशन. हाउ कैन आई डिसाइड इन द पेपर कि मुझे कौन सी इक्वेशन लिखकर फुल मार्क्स लेने? याद रखिएगा, आप हमेशा ये इक्वेशन यूज करेंगे आयरन टू आयंस के लिए जिसकी पोटेंशियल वैल्यू प्लस 0.77 वोल्ट है. तो फॉरन बच्चे के जहन में क्वेश्चन आता है कि भाई आयरन टू आयन की ये इक्वेशन भी है लेकिन इसमें मेटल इन्वॉल्व है, तो मेटल वाली इक्वेशन कब यूज करेंगे? मेटल वाली इक्वेशन हम उस वक्त यूज करते हैं जब एग्जामिनर क्वेश्चन में मेटल की इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे. आयरन मेटल कह दे, टिन मेटल कह दे, कोबाल्ट मेटल कह दे, वेनेडियम मेटल कह दे, ठीक है ना, लेड मेटल कह दे, तो मेटल वाली इक्वेशन यूज होगी. अगर वो मेटल का वर्ड यूज नहीं कर रहा क्वेश्चन के अंदर तो इसका मतलब फिर आपने ये वाली इक्वेशन यूज करनी है जिसमें दोनों तरफ आयंस अवेलेबल हो. जिस इक्वेशन में दोनों तरफ आयंस अवेलेबल होते हैं उस इक्वेशन को हम अपनी आसानी के लिए और आपको बात समझाने के लिए आयोनिक इक्वेशन का नाम दे देते हैं. ये बात लिखनी चाहिए हमें. आयरन के लिए हम यूज करेंगे Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल साइन Fe2 प्लस और इसकी एससीपी की वैल्यू है प्लस 0.77 वोल्ट. अब यहां पर दो स्टेटमेंट्स मैंने दिए हैं, दोनों स्टेटमेंट्स यूज करने मैंने. फॉर ऑल मेटल आयंस, सिर्फ आयरन 2 की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल मेटल आयंस. फॉर ऑल मेटल आयंस always use ionic equation. Ionic equation means equation consisting of ion on both the product side as well as on the reactant side. Okay? कौन कौन से मेटल आयंस हो सकते हैं मैं ये भी लिस्ट करके दे रहा हूं आपको. कोबाल्ट 2 आयंस, कोबाल्ट 3 आयंस, tin 2 plus ions, tin 4 plus ions, lead 4 plus ions, lead 2 plus ions, vanadium 2 plus, vanadium 3 plus, chromium 3 plus, and so on. Okay? So इन तमाम आयंस के लिए हमेशा हम आयनिक इक्वेशन यूज करेंगे. If metal instruction is given in the question, then use equation which contain metal atom or which contain metal. और मैंने एग्जांपल दी थी, टिन मेटल कह दे, आयरन मेटल कह दे, क्रोमियम मेटल कह दे, वेनेडियम मेटल कह दे, लेड मेटल कह दे, तो फिर मेटल वाली इक्वेशन. ओके? सो टेक्निकली मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये दो इक्वेशंस यूज करनी है, क्लोरीन एंड आयरन 3 आयंस. इन दोनों इक्वेशंस को मैं कॉपी कर लेता हूं सो दैट मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लूं. ओके? ये आ गई क्लोरीन की इक्वेशन एंड ऑब्वियसली ये आयरन से रिलेटेड आयनिक इक्वेशन, ये भी हम कॉपी करेंगे. ऑलराइट, अब आप नोट करें ये दो डिफरेंट हाफ सेल्स हैं लेकिन दोनों की वैल्यूज प्लस हैं. तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये सिखाया था आपको कि जब दो हाफ सेल्स कंबाइंड होते हैं तो उनका क्राइटेरिया कॉम्बिनेशन को कुछ ये होता है कि जो जिस हाफ सेल की वैल्यू मोर पॉजिटिव होती है, जस्ट लाइक क्लोरीन, उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल का नाम देते हैं, उसको हम पॉजिटिव हाफ सेल का भी नाम देते हैं. तो इसका मतलब मैं इस हाफ सेल को पॉजिटिव हाफ सेल बोलूंगा, मैं इस हाफ सेल को पॉजिटिव टर्मिनल से रिप्रेजेंट करूंगा या पॉजिटिव टर्मिनल दूंगा. और क्योंकि इसकी पोटेंशियल वैल्यू मोर पॉजिटिव है इसलिए इस हाफ सेल की इक्वेशन को मैं रिडक्शन इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा.
ओके हम सब जानते हैं कि आपके पास ये जो आयरन है इससे रिलेटेड वैल्यू लेस पॉजिटिव है, तो जब वैल्यू लेस पॉजिटिव होती है तो उसको हम नेगेटिव हाफ सेल कहते हैं। उसको हम नेगेटिव टर्मिनल का भी नाम देंगे। और जो भी नेगेटिव हाफ सेल या नेगेटिव टर्मिनल होता है उसकी इक्वेशन को हमेशा हम ऑक्सीडेशन इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। ओके अब जाहिर सी बात है मुझे ये कंबाइन करना है हाफ सेल, तो कंबाइन करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड आपके साथ शेयर किया था मैंने। मेथड ये है कि जिस हाफ सेल की वैल्यू मोर पॉजिटिव होती है उस हाफ सेल को हम एज इट इज रिडक्शन फॉर्म में कॉपी करते हैं। तो मैं क्लोरीन की इक्वेशन को एज इट इज रिडक्शन फॉर्म में कॉपी कर रहा हूं। इस हाफ सेल को ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखने के लिए फ्लिप करके लिखूंगा। याद रहे कि मैं वैल्यू फ्लिप नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इक्वेशन फ्लिप कर रहा हूं। तो जब मैं इक्वेशन फ्लिप करूंगा तो ये हो जाएगा आयरन 2 आयंस, आयरन 3 आयंस, एन इलेक्ट्रॉन्स। जाहिर सी बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे बैलेंस करने, इसलिए मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे तो मैं ओवरऑल इक्वेशन लिखूंगा। ओवरऑल इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरह से होगी, Cl2 प्लस 2Fe2 प्लस 2Fe3 प्लस 2Cl माइनस। ये आपकी ओवरऑल इक्वेशन हो गई। स्टेट सिंबल्स वैसे तो मांगता नहीं है, लेकिन अगर मांगेगा तो फिर आप लिखोगे, तो आपको स्टेट सिंबल्स का भी आइडिया होना चाहिए। आप सब जानते हैं कि क्लोरीन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बाकी ये सारे के सारे आयंस हैं तो इनका मीडियम एक्वस होगा। जब हम ओवरऑल सेल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो ऑब्वियसली फिर हम उसकी बेसिस पे ई नॉट सेल यानी ईएमएफ की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी कहते हैं। फॉर्मूला होगा माइनस ई नॉट लेफ्ट, ई नॉट तो ये हो जाएगा प्लस 1.36 वोल्ट माइनस ई नॉट लेफ्ट में हमेशा लेस पॉजिटिव ऐसी भी वैल्यू प्लेस की जाती है विच इज प्लस 0.77 वोल्ट। सो अगर मैं यहां से ई नॉट सेल की वैल्यू डिटरमिन करूं तो इट्स गोइंग टू बी ऑब्वियसली 1.36 minus 0.77 is going to be plus 0.59 वोल्ट। मैंने पहले भी बताया था, आज फिर ये वैल्यू प्लस है। whenever E naught cell की वैल्यू is plus, reaction is always spontaneous or feasible, meaning reaction will take place. And the value is greater than obviously plus 0.3 volt, which means reaction goes to completion. हम चाहते हैं कि हम थोड़ी सी एनालिसिस करें, और एनालिसिस इसलिए जरूरी है ताकि आपको कौन सा अप्लाई करना है, यानी इसमें से ऑक्सीडेशन फॉर्म कौन सा है। बल्कि ऑक्सीडेशन फॉर्म मैंने निकालना है, लेकिन उससे क्योंकि वी हैव वेरी लिमिटेड स्पेस, मैं यहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं। उससे पहले ये देखिए इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। रिएक्शन खुद रिड्यूस हो रहा होगा, ऑब्वियसली आप नोट करें क्लोरीन खुद रिड्यूस हो रहा है क्योंकि वो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्लोरीन गैस is an oxidizing agent in this reaction. Reducing agent, reducing agent वो होगा जो कि खुद ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडाइज होगा, तो ऑक्सीडाइज रहा है आयरन 2 आयंस और ये कन्वर्ट हो रहा है आयरन 3 आयंस में। ओके ऑब्वियसली ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है,
हम यहां से एक और कंक्लूजन भी ले सकते हैं। इसका कलर होता है येलो ग्रीन, इसका होता है ग्रीन, इसका होता है रेड ब्राउन। तो इस केमिकल रिएक्शन में कलर ऑब्जर्वेशन जो है ना वो ओवरलैप हो जाती है, तो एग्जामिनर यूजुअली कलर ऑब्जर्वेशन नहीं पूछता। लेकिन फिर भी ये याद रखिएगा, जब क्लोरीन गैस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगी तो अपना येलोइश ग्रीन कलर जो है ना वो फेड हो रहा होगा, उसका डिसअपियर हो जाएगा। ये कम से कम नजर आएगा आपको, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं एज एन ऑब्जर्वेशन कि येलो green color will disappear. Obviously मुझे अब यहाँ की बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे, सो दैट हम इससे कनेक्ट कर लें कॉन्सेप्ट को। ठीक है, फिर हम इसको रिमूव भी कर लेंगे। देखिएगा जरा, इस इक्वेशन को देख के डिसाइड करेंगे कि जनाब ऑक्सीडेशन किस में हो रही है या ऑक्सीडेशन फॉर्म कौन सी है। ऑक्सीडेशन फॉर्म ऑब्वियसली आयरन 2 आयंस में हो रही है, क्योंकि वो आयरन 3 आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लिखेंगे Fe2 प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू Fe3 प्लस। सो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जनाब जब Fe2 प्लस से Fe3 प्लस जाएगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, दैट इज फ्रॉम +2 टू +3। इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस हो रहा है। एग्जैक्टली है ना, इसका प्रोसेस हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं कि वाकई में इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था या नहीं। तो ये बात यहां से पता चल रही है, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। दैट्स हाउ यू नीड टू थिंक फॉर द ओवरऑल इक्वेशन फॉर एनी रिएक्शन। ओके, इस तरह से सोचना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा कि अगर हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आप नोट करें यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब मेरी ये बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज रिडक्शन फॉर्म। इस इक्वेशन में देखिए रिडक्शन हो रही है क्लोरीन गैस में और वो कन्वर्ट हो रहा है क्लोराइड आयन में। तो टेक्निकली मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि भाई रिडक्शन फॉर्म जो है वो क्लोरीन में हो रही है एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू क्लोराइड आयन। आप चाहें तो यहाँ 2 लिख सकते हैं, आप नहीं चाहें तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपसे बैलेंसिंग नहीं मांग रहा वो इस वक्त, सिर्फ इंफॉर्मेशन मांग रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर क्लोरीन गैस है, गैस है तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो इसका चार्ज 0 होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोराइड आयन में। क्लोराइड आयन है तो इसका चार्ज हो जाएगा -1। इसका मतलब क्लोरीन के अंदर रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, और जब रिडक्शन का प्रोसेस होगा तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग द रिएक्शन इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने चाहिए। ये बात हम मैकेनिज्म से जज करते हैं। ये देखिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द मैकेनिज्म। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्लोरीन उतना इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। दैट्स हाउ द redox reaction takes place. Okay, on the basis of this मैं यहां पर आपके साथ डायग्राम भी शेयर करता हूं। अच्छा, ये जो डायग्राम है ये एग्जामिनर आपसे कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, हाफ दे देंगे, हाफ आपसे ड्रॉ करवाएंगे। हो सकता है फुली लेबल्ड कंप्लीट डायग्राम आपसे बनवा लें, तो आपको मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी आनी चाहिए। और इंफॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत नहीं है।
डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है। आप नोट कीजिए, हमारे पास केमिकल रिएक्शन में क्लोरीन गैस थी, तो व्हेनेवर एनी गैस इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, उसकी डायग्राम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जैसी बनाई जाएगी, और ये बात आपको लिखनी चाहिए। एक और चीज मैंने आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर में कि डायग्राम हमेशा हाफ सेल इक्वेशन को देख के डिसाइड की जाती है। आप नोट करें, यहां पर क्लोरीन गैस है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं यहां से क्लोरीन गैस को इंट्रोड्यूस करूंगा। एंड ऑब्वियसली अगर मैं यहां से क्लोरीन गैस को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं प्रेशर रखूंगा 180 एम और टेम्परेचर रखूंगा 298 केल्विन। सही है। आप नोट करें, इस इक्वेशन के अंदर क्लोराइड आइंस हैं। ये जो क्लोराइड आइंस हैं, ये ऑब्वियसली आपका इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अब अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, तो आप सब जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब होगी। और आप ये भी जानते हैं कि क्लोराइड की जो सोर्स है, इट कुड बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इट कुड बी एनी सॉल्युबल सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो याद रखिएगा कि मैं यहां सोडियम क्लोराइड को यूज करूंगा इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, मेरे लिए वो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब गैसेस और आयंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो प्लैटिनम को हम एज एन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। सो ये आपका प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। ये आपका वोल्ट मीटर है। ठीक, जाहिर सी बात है, दोनों सेल्स के इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मैंने इनको ज्वाइन किया हुआ था सॉल्ट ब्रिज से। ओके, ये था क्लोरीन से रिलेटेड, बट याद रखिएगा कि फॉर ऑल गैसेस diagram has to be like standard hydrogen electrode. Okay, one more thing, आप नोट करें, यहां पर आयरन 2 आयंस हैं, यहां पर आयरन 3 आयंस हैं, यानी इस इक्वेशन में आयंस हैं, मेटल नहीं इन्वॉल्व हुआ। क्योंकि मेटल इन्वॉल्व नहीं हो रहा, सिर्फ आयंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, विच इज व्हाई इट इज यूज्ड एज अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो डिफरेंट आयंस एग्जिस्ट करेंगे और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब होगी। Fe2 प्लस आयन एग्जिस्ट करेगा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगी, और Fe3 प्लस आयन भी एग्जिस्ट करेगा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब। क्योंकि इक्वेशन में दोनों आयंस इन्वॉल्व थे, इसलिए हमने प्लैटिनम को एज एन इलेक्ट्रोड यूज किया और इलेक्ट्रोलाइट में दोनों आयंस इन्वॉल्व। ये थी डायग्राम। लेकिन अभी इसमें और एडिशन करूंगा मैं, टर्मिनल्स, हाफ सेल्स बताने। तो अगर आपको याद हो, दिस वन, ये आपकी मोर पॉजिटिव है, इसको हमने पॉजिटिव हाफ सेल, पॉजिटिव टर्मिनल कहा था। तो आप नोट करें, ये आपका पॉजिटिव हाफ सेल और पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। एंड ऑब्वियसली ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव हाफ सेल होगा। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव हाफ सेल होती है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ गया। एक बात और नोट करें, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है या पॉजिटिव हाफ सेल होता है, वो डायग्राम के हमेशा राइट हैंड साइड पे ड्रॉ होता है। जो नेगेटिव हाफ सेल होता है या नेगेटिव टर्मिनल होता है, वो हमेशा डायग्राम के लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉ होता है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे सेल कन्वेंशन लिखनी है।
मेरे पास जगह नहीं है, बट आई विल ट्राई टू फिक्स इट. सेल कन्वेंशन इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन, और उसको लिखने का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल ये है कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन फॉर्म आएगी, यानी ये लिखा जाएगा, फिर सॉल्ट ब्रिज आएगा जिसको हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर रिडक्शन फॉर्म आएगी, यानी ये लिखा जाएगा. तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन फॉर्म. ऑक्सीडेशन आयरन 2 आइंस में हो रही है, ये कन्वर्ट हो रहा है आयरन 3 आइंस में. आप जानते हैं कि इस इक्वेशन में आयरन के 2 मोल्स थे, तो जो भी इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनको हम सेल कन्वेंशन में हमेशा लिखते हैं. तो हम यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे. ये आयन है तो इसका मीडियम होगा एक्वस, ये आयन है तो इसका मीडियम होगा एक्वस. ऑलराइट. आप जानते हैं कि इस हाफ सेल के लिए आपने प्लैटिनम को एज एन इलेक्ट्रोड यूज किया, तो मैं प्लैटिनम को लिखूंगा. प्लैटिनम सॉलिड होता है, टार्टिकली सॉलिड लिखिए उसको. हम सब जानते हैं कि दो डिफरेंट स्टेट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस लाइन को हमने प्रीवियस लेक्चर में नाम दिया था इलेक्ट्रोड इंटरफेस का. अब जाहिर सी बात है, ये तो दोनों मीडियम सेम हो गए. जब दोनों मीडियम सेम होंगे तो इलेक्ट्रोड इंटरफेस नहीं आएगा, कॉमा अप्लाई करेंगे आप. ये आपकी हो गई ऑक्सीडेशन फॉर्म. अब मैं बना रहा हूँ सॉल्ट ब्रिज, ये आ गई डबल लाइन. अब होगी रिडक्शन फॉर्म. रिडक्शन क्लोरीन में हो रही है, इन एग्जैक्टली ये कन्वर्ट हो रहा है क्लोराइड आइंस में. इक्वेशन में 2 क्लोराइड आइंस है, मैंने लिखे 2. ये गैस, ये एक्वस, एंड ऑब्वियसली आपने इस हाफ सेल के लिए प्लैटिनम को एज एन इलेक्ट्रोड यूज किया है, विच इज वाई मैं यहां पर प्लैटिनम लिखूंगा, और प्लैटिनम सॉलिड होगा. ऑब्वियसली डिस्टिंग्विश करने के लिए यहां पर इलेक्ट्रोड इंटरफेस आएगा, डिस्टिंग्विश करने के लिए यहां पर भी इलेक्ट्रोड इंटरफेस आएगा, एंड दैट्स अ सेल कन्वेंशन फॉर दिस. जहां मैंने इतनी सारी बातें बताई, मैंने आपको अप्लाई करने का तरीका बताया, वहां कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं अब आपको इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस सिखाता हूं. हम सब A1 केमिस्ट्री पढ़कर आ रहे हैं, और हम सब ये पढ़कर आ रहे हैं रीडॉक्स के चैप्टर में कि आयरन टू आयंस रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. राइट. तो जब मेरे सामने क्वेश्चन आया तो मुझे फौरन पता चल गया कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आयरन टू आयंस रिड्यूसिंग एजेंट है. यानी टेक्निकली रिएक्शन क्लोरीन और आयरन टू आयंस के दरमियान होगा, सल्फेट के साथ नहीं हो सकता, इसलिए हमने सल्फेट को यहाँ इग्नोर कर दिया सिंपली. अब दोबारा से सुनिए. क्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आयरन टू आयंस को ऑक्सीडाइज करके आयरन 3 आयंस में कन्वर्ट करेगा. अगर क्लोरीन आयरन टू आयंस को ऑक्सीडाइज करके आयरन 3 आयंस में कन्वर्ट करता है, इसका मतलब सॉल्यूशन में आयरन टू आयंस भी होंगे, आयरन 3 आयंस भी होंगे. दैट मींस कि मुझे एक ऐसी हाफ सेल इक्वेशन सिलेक्ट करनी है जिसमें आयरन 2 आयंस भी हो, आयरन 3 आयंस भी हो, व्हिच इज व्हाई मैंने आयरन के लिए आयनिक इक्वेशन को यूज किया. एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट. तो अगर आपसे कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं. ये हमारा केस 1 था जो कि हमने डिस्कस किया. लेट्स टॉक अबाउट अनदर केस, दैट इज केस 2, और उसको भी हम केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे. और हमारा केस 2 है टू
आयरन 2 सल्फेट था हमारे पास, और आयरन 2 सल्फेट में दो डिफरेंट आयंस एग्जिस्ट कर रहे हैं. द फर्स्ट वन इज आयरन 2 आयंस एंड द सेकंड वन इज आयरन 3 आयंस. सॉरी, द फर्स्ट वन इज सल्फेट आयंस, माय बैड, एंड द सेकंड इज आयरन 2 आयंस. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि हम सल्फेट आयंस को कभी भी यूज नहीं करते क्योंकि वो स्पेक्टेटर आयंस हैं. ठीक है. और आयरन 2 आयंस अगर आप कंसीडर करेंगे तो आयरन 2 आयंस के लिए ऑब्वियसली हम आयनिक इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें पोटेंशियल वैल्यू प्लस 0.77 वोल्ट है, लाइक दिस. Okay. Now we have another substance in the question, and that substance is potassium magnate 7. And potassium magnate 7 potassium ion, and the second one is MnO4 negative ion. सबसे पहली बात, आपको MnO4 नेगेटिव आयन का नाम याद होना चाहिए इस स्टेज के ऊपर. मैग्नेट 7 आयंस, और आपको इस स्टेज पे अब इसका कलर भी मालूम होना चाहिए, एंड इट्स कलर इज पर्पल. अब हम डेटा बुकलेट में गए ये देखने के लिए कि भाई पोटेशियम की क्या इक्वेशन गिवन है. तो हम गए, हमने देखा जी पोटेशियम के ये पोटेशियम की इक्वेशन ये रही, राइट. लेकिन हम पोटेशियम को यूज नहीं करेंगे. आई रिपीट, ये पोटेशियम की इक्वेशन गिवन है, लेकिन हम पोटेशियम को एज यूजुअल यूज नहीं करेंगे क्योंकि पोटेशियम जो है वो भी स्पेक्टेटर आयन है, कैंसिल हो जाएगा हमेशा. चले मैं समझाता हूं क्यों. ये पोटेशियम आयन है, ये सल्फेट आयन है, दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे पोटेशियम सल्फेट, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों की इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे, राइट. अब आते हैं हम MnO4 नेगेटिव. क्या इसकी इक्वेशन यूज करनी है हमें? बिल्कुल यूज करनी है. क्या इसकी इक्वेशन डेटा बुकलेट में गिवन है? बिल्कुल गिवन है. कितनी है? लेट्स चेक. MnO4 नेगेटिव की एक इक्वेशन ये गिवन है, MnO4 नेगेटिव की दूसरी इक्वेशन ये गिवन है, MnO4 नेगेटिव की ये थर्ड इक्वेशन है. तो भाई अगर 3 इक्वेशन है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है जिस पर मुझे फुल मार्क्स मिले? तो याद रखिएगा, इस इक्वेशन को यूज करना है जिसकी वैल्यू प्लस 1.52 वोल्ट है. अगर A1 केमिस्ट्री याद हो आप, तो आपको याद होगा मैंने ये इक्वेशन आपको आयन इलेक्ट्रॉन रूल के थ्रू बैलेंस करके भी दी थी A1 केमिस्ट्री. आज वही इक्वेशन आप डेटा बुकलेट से देख के लिख रहे हैं. और इसकी वैल्यू है प्लस 1.52 वोल्ट. सर वापस दिखाइए डेटा बुकलेट, देखिए. क्या लगा सर आपने ये इक्वेशन चूज कर ली, बात समझ में आ गई. मुझे ये बताइए ये दो इक्वेशंस मैं कब यूज करूंगा, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करूंगा, कैसे पता चलेगा मुझे? तो बाकी दो इक्वेशंस को भी देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है. MnO4 नेगेटिव का कलर होता है पर्पल, और इसका नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैग्नेट 7 आयंस. अगर ये कन्वर्ट हो जाए MnO4 2 नेगेटिव में, तो फिर इसका कलर होगा ग्रीन. अब ये कलर याद रखिएगा, आयन और उसका कलर. भाई अब इस आयन का नाम क्या है? इस आयन का नाम है मैग्नेट 6 आयंस. सो ये मैग्नेट 7 आयंस जिसका कलर पर्पल, ये है मैग्नेट 6 आयंस जिसका कलर ग्रीन.
ये है आपके पास MnO4 नेगेटिव, इसका नाम है मैग्नेट 7 विच हैज अ पर्पल कलर, और ये कन्वर्ट हो रहा है जब आप MnO2 में, इस MnO2 का कलर होता है ब्राउन, और इस MnO2 का नाम है मैग्नीज 4 ऑक्साइड। तो आपको नाम पता होने चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए, चार्जेस पता होने चाहिए, कलर्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो आप गौर से सुनिएगा, अगर आपको क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कह रहा है एग्जामिनर के ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कलर चेंजेस फ्रॉम पर्पल टू ग्रीन, ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। अगर वो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कलर चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन फ्रॉम पर्पल टू ब्राउन, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। और अगर वो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा आपको, जस्ट लाइक इन दिस क्वेश्चन कोई कलर इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो फिर आप ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा कि कौन सी इक्वेशन किस तरह से आपने यूज करनी है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, नाम वाम सब पता होने चाहिए था आपको। ठीक है, कि ये इक्वेशन कब यूज होंगी, कलर ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर एग्जामिनर इनको यूज करवाएगा तो इनसे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन के अंदर देगा आपको बकायदा। एनी हाउ हमें ये दो इक्वेशंस यूज करनी है, तो हम इन दो इक्वेशंस को लेकर अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी वर्किंग है वो सब सॉल्व करते हैं। सो आई हैव MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, रिवर्सिबल साइन Mn2 प्लस प्लस 4H2O, और इसकी वैल्यू है प्लस 1.52 वोल्ट। आयरन से रिलेटेड इक्वेशन है हमारे पास Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, रिवर्सिबल साइन Fe2 प्लस, और इसकी एससीपी की वैल्यू है प्लस 0.77 वोल्ट। हम सब जानते हैं कि ये मोर पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये पॉजिटिव हाफ सेल होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। इसकी इक्वेशन को मैं रिडक्शन इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा। ये लेस पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव हाफ सेल होगा। इसकी इक्वेशन को हम ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखेंगे हमेशा। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। MnO4 नेगेटिव की इक्वेशन को रिडक्शन फॉर्म में एज इट इज कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि उसकी पोटेंशियल वैल्यू मोर पॉजिटिव है। आयरन की इक्वेशन लेस पॉजिटिव थी, इक्वेशन को ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखने के लिए फ्लिप करके लिखेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करना चाहते हैं हम, तो जाहिर सी बात है हम आयरन की इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाएं। जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होंगे हम उनको कैंसिल करेंगे, हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी MnO नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव 5 Fe2 प्लस 5 Fe3 प्लस प्लस Mn2 प्लस प्लस 4H2O। ठीक है, ये हमारी ओवरऑल इक्वेशन होगी। अब यहां पर दो चीजें हैं, कलर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनिक का कोई टेस्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वॉल्व कर रहे हैं मैग्नेट 7 आइंस को, तो कलर चेंजेस फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। लेकिन अगर आप टाइट्रेशन कर रहे हैं मैग्नेट 7 से, तो कलर चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू पिंक,
और ये दोनों चीजें आपने A1 केमिस्ट्री में सीखी हैं। जब एल्कीन का रिएक्शन करते हैं तो पर्पल टू कलरलेस आता है, और जब रिडॉक्स टाइट्रेशन करते हैं तो कलरलेस टू पिंक आता है। यहाँ इन दो ऑब्जर्वेशन से मुझे एक बात पता चल रही है, और वो ये कि भाई Mn2+ का कलर कलरलेस भी होता है और पिंक भी होता है। ठीक है, तो Mn2+ कलरलेस भी शो करता है, पिंक भी शो करता है। कलरलेस कब शो करेगा, पिंक कब शो करेगा, ये बता दिया आपको। जहां ओवरऑल सेल इक्वेशन डिटरमिन करते हैं, वहां ई नॉट सेल यानी ईएमएफ की वैल्यू भी डिटरमिन करते हैं। ईएमएफ को हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी कहते हैं। ई नॉट राइट में मोर पॉजिटिव ऐसी भी वैल्यू प्लग इन की जाएगी 1.52। ई नॉट लेफ्ट में लेस पॉजिटिव प्लग इन की जाएगी विच इज प्लस 0.77 वोल्ट। तो यहां से ई नॉट सेल ऑब्वियसली आपका 1.52, so it's going to be 0.75. ओके, अगेन ये वैल्यू प्लस है, इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस फीजिबल है। आप जानते हैं कि वैल्यू प्लस 0.3 वोल्ट से ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मैं काफी मर्तबा ये बात कह चुका हूं। कुछ इंफॉर्मेशन और कलेक्ट करते हैं। अब यहां से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, जो खुद रिड्यूस हो रहा हो। खुद कौन रिड्यूस हो रहा है, मैग्नेट 7 आइंस, जिसका फॉर्मूला है MnO4 नेगेटिव। अच्छा, कैसे पता चल रहा है रिड्यूस हो रहा है? भाई इस MnO4 नेगेटिव में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, जबकि यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब रिडक्शन हो रही है। ऑल राइट, so MnO4 negative is acting as an oxidizing agent. Now next is reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा हो, और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है आयरन 2 आइंस। इक्वेशन में देख लीजिए, ये ऑक्सीडाइज होकर आयरन 3 आइंस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहां से ऑक्सीडेशन फॉर्म भी देख लेते हैं। भाई ऑक्सीडेशन फॉर्म हो रही है आयरन 2 आइंस में, और वो कन्वर्ट हो रहे हैं आयरन 3 आइंस में। यानी जब ये रिएक्शन होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है। और देखो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर रहा है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम +2 to +3, रिडक्शन फॉर्म देखते हैं। रिडक्शन फॉर्म MnO4 नेगेटिव में हो रहा है, और ये कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में। राइट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन AS। ये सब कैलकुलेट करवाए थे मैंने। और यहां पर है ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा ये। तो देखें, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इक्वेशन में, रिडक्शन हो रही है इसमें, जब तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। इसके बाद सेल कन्वेंशन लिखते हैं। अगेन सेल कन्वेंशन लिखने के लिए सबसे पहला फॉर्मेट है कि आप ऑक्सीडेशन फॉर्म लिखें। तो ऑक्सीडेशन फॉर्म ये है, इसको लिखेंगे और इक्वेशन को देख के लिखेंगे ऑक्सीडेशन फॉर्म। ये है Fe2+, कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ में। मैंने कहा था कि इक्वेशन में जो कुछ लिखा होता है वो सब मेंशन किया जाता है सेल कन्वेंशन में। तो अगर यहाँ 5 मोल है तो आप 5 मोल मेंशन करोगे।
राइट। इसका मीडियम है एक्वस और इसका भी मीडियम एक्वस होगा क्योंकि दोनों आइंस हैं। हम क्योंकि दोनों के दोनों आइंस हैं, इसका मतलब प्लैटिनम इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड, तो मैंने प्लैटिनम भी लिख दिया। प्लैटिनम सॉलिड होता है। हम सब जानते हैं कि स्टेट को डिस्टिंग्विश करने के लिए इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोड इंटरफेस आएगा, लेकिन क्योंकि इन दोनों की स्टेट सेम है इसलिए कॉमा लगाएंगे। आफ्टर दैट सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के बाद आएगा रिडक्शन फॉर्म। रिडक्शन किस में हो रही है? मैग्नेट आइंस में। वो कन्वर्ट किस में हो रहा है? Mn2+ में। अब आप नोट करें, ये मैग्नेट आइंस हैं, ये हाइड्रोजन आइंस हैं और ये Mn2+ है, तो मैं इन तीनों को लिखूंगा। ठीक। और जिस ऑर्डर से लिखे हुए थे इक्वेशन में उसी ऑर्डर से लिखूंगा। MnO4 नेगेटिव, 8H पॉजिटिव, Mn2+। आप नोट करें, ये भी आइन, ये भी आइन, ये भी आइन। तो जब आइंस इन्वॉल्व होते हैं तो प्लैटिनम इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड व्हिच इज सॉलिड। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोड इंटरफेस अप्लाई करूंगा यहां पर ताकि डिस्टिंग्विश कर सकूं स्टेट्स को। ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, तीनों एक्वस, तीनों के दरमियान कॉमा, मीडियम सेम तो कॉमा। ठीक है। ऑब्वियसली मुझे इससे रिलेटेड डायग्राम भी कंस्ट्रक्ट करनी है। डायग्राम भी देखते हैं अगले पेज पे। डायग्राम के लिए ये सॉल्ट वोल्ट मीटर है आपका। ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट है आपका, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है आपका। और जाहिर सी बात है, अम, आपने इन दोनों सेल्स को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया हुआ है। ये आपका वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर को हम पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं क्योंकि वो मिनिमम वोल्टेज भी मेजर करता है। ओके, इससे पहले कि हम आगे जाएं थोड़ा सा समझ लीजिए। आप जानते हैं कि ये मोर पॉजिटिव ऐसी भी वैल्यू है, इसका मतलब इस हाफ सेल की डायग्राम को मैं राइट हैंड साइड पे ड्रॉ करूंगा, ये लेस पॉजिटिव है। इस डायग्राम को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉ करूंगा। ठीक है। अब आप नोट कीजिएगा इस डायग्राम में, आई मीन इस इस इक्वेशन में आयन है, हाइड्रोजन आयन है, मैग्नेट 7 आयन्स है। कोई मेटल नहीं है, सब आयन्स हैं। क्योंकि सब आयन्स हैं, which is why platinum is used as an electrode. ठीक। क्योंकि बीकर है, बीकर में इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इलेक्ट्रोलाइट में तीनों आयन्स मेंशन करूंगा मैं। MnO4 नेगेटिव आयन्स भी होंगे, हाइड्रोजन आयन्स भी होंगे और Mn2+ आयन्स भी होंगे। इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी हम 1 मोल पर dm³ लेंगे। इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी बेटा हम 1 मोल पर dm³ लेंगे। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी गाइस हम 1 मोल, जो कुछ होता है वो सब मेंशन किया जाता है। मैंने वाटर मेंशन नहीं किया क्योंकि वो एक से अमाउंट के अंदर है, उसको नहीं शो करते हैं। ये आपका सॉल्ट ब्रिज है। ठीक। अब आप नोट कीजिए, ये आयरन 2 आइंस, ये आयरन 3 आइंस, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट में ये दोनों आइंस मौजूद होंगे। कोई मेटल नहीं है, which is why used as a platinum electrode.
एंड ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रोलाइट में दोनों आयंस एग्जिस्ट करेंगे। ये 1 मोलर होगा और आयरन 2 आयंस भी 1 मोलर होगा। ओके, ये नेगेटिव टर्मिनल, सॉरी ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव हाफ सेल, क्योंकि इसकी एसिपी की वैल्यू मोर पॉजिटिव थी। इसकी एसिपी की वैल्यू नेगेटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव हाफ सेल, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम नेगेटिव हाफ सेल टू पॉजिटिव हाफ सेल। ये आपकी डायग्राम हो गई। ओके, ये हमारा सेकंड केस हो गया। जब हम रिडॉक्स के रिएक्शंस करते हैं ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कुछ कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व होती है। मैं चाहूंगा कि वो कैलकुलेशंस भी तुम देखो, इंपॉर्टेंट है वो कैलकुलेशंस। ये डेटा मैं शेयर कर रहा हूं कैलकुलेशंस के लिए, फिर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जहां रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं वहां कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व होती हैं। कैलकुलेशंस देखिए जनाब, ये डेटा गिवन है, इसका मतलब ये क्वेश्चन में हमेशा डेटा गिवन होगा। KMnO4 की कंसंट्रेशन गिवन है, KMnO4 का वॉल्यूम गिवन है, FeSO4 का वॉल्यूम गिवन है, FeSO4 का मास गिवन है, यानी सैंपल का मास। वो कह रहे हैं परसेंटेज बाय मास ऑफ FeSO4 कैलकुलेट करो। पहली बात, मैं पोटेशियम यूज नहीं करूंगा, मैं सल्फेट यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पीछे पढ़ाकर आ रहा हूं कि ये दोनों स्पेक्टेटर आयंस होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इसका मतलब मैं सिर्फ मैग्नेट आयंस यूज करूंगा, मैं सिर्फ Fe2+ आयंस यूज करूंगा। एनी हाउ मुझे कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है, तो इसका मतलब मैं सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मोल्स ऑफ मैग्नेट आयंस, कंसंट्रेशन इज 0.1, वॉल्यूम इज 50, डिवाइड करेंगे 1000 से, सो हमारे पास 50 टाइम्स 0.1 डिवाइडेड बाय 1000 इज गोइंग टू बी 5 into 10 to the power minus 3 moles. Obviously the second step what I'm going to do is कि मैं इन दोनों के दरमियान आयनिक इक्वेशन बनाऊंगा, और ये आयनिक इक्वेशन एग्जैक्टली वही है जो आपने एस केमिस्ट्री में मुझसे पढ़ी थी आयन इलेक्ट्रॉन रूल्स में, और मैंने आज आपको A2 में ये बना के दी। तो या तो ये आपको याद होनी चाहिए या फिर ये आपको अप्लाई करना आना चाहिए आयन इलेक्ट्रॉन रूल्स के थ्रू। ठीक है, तो इसका मतलब आयन इलेक्ट्रॉन रूल्स भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पता होने चाहिए। मैं ये इक्वेशन डायरेक्टली लिख लेता हूं, MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5Fe2 प्लस 5Fe3 प्लस 7 2 प्लस 4H2O। Now, according to the equation ये 1 मोल है, ये 5 मोल है। अगर आपने 5 into 10 to the power minus 3 मोल्स कैलकुलेट किए थे, तो आयरन 2 आयंस के मोल्स कितने हो जाएंगे? तो इंटू 5 कर देते हैं, ये हो जाएगा 0.025 मोल्स। आपको मोल्स ऑफ आयरन 2 आयंस मिल गए। जो मोल्स ऑफ आयरन 2 आयंस हैं वही मोल्स ऑफ आयरन 2 सल्फेट, बिकॉज 1:1 का रेशियो होता है दोनों के दरमियान। MR ऑफ आयरन 2 सल्फेट आप खुद से कैलकुलेट करेंगे पीरियोडिक टेबल यूज करके, वो है तकरीबन 225.5 आई थिंक। होल्ड ऑन, 55.5 प्लस 32 प्लस 16 टाइम्स 4। आउच। Oh yes,
152, right? MR of FeSO4 is 152. So मुझे मोल्स पता है, मुझे मास पता है, सॉरी मुझे मोल्स पता है, मुझे मास MR पता है, मैं मास कैलकुलेट कर लूंगा यहां से. तो 0.0, my bad, 0.025 into 152. So 0.025 into 152 is going to be 3.8 gram. हमसे एग्जामिनर कह रहे हैं परसेंटेज कैलकुलेट करो बाय मास. तो आपने एक वैल्यू कैलकुलेट की है 3.8, मैं उसको डिवाइड कर दूंगा सैंपल के मास से, विच इज 5 ग्राम, इनटू 100 कर लेंगे. So it's going to be 76%, and that's my answer. Okay, that's my answer. ये कैलकुलेशन का फर्स्ट फॉर्मेट था, कैलकुलेशन का सेकंड फॉर्मेट भी है, एंड दैट फॉर्मेट इज माय फेवरेट, और वो इससे 2 टाइम्स टफर है. सो मेक श्योर कि आप बहुत समझदारी से बात सुने. एक क्वेश्चन हम ये कर रहे हैं, ये टफेस्ट है, आई होप आपको क्लिक हो. Oh, excellent. First of all, read the question, okay? An impure sample of this compound of mass 0.5 gram is added to 50 cm cube of 0.0200 mole per dm cube acidified magnate 7 in excess. तो मुझे कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है मैग्नेट 7 आयंस का, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये एक्सेस अमाउंट. ठीक है, नेक्स्ट. A redox reaction takes place and all the compound reacts. Soluted acidified magnate 7. उसने आपसे कहा कि यार अमाउंट के मैग्नेट आयंस होंगे, वो टाइट्रेट हो रहे हैं विद 0.05 मोल पर डीएम क्यूब आयरन 2 आयन से. जब वो टाइट्रेट होंगे तो उनका एंड पॉइंट रीच होगा 30.4 सीएम क्यूब पर, राइट? ये 3 डिफरेंट इक्वेशंस एग्जामिनर ने दी हैं. वो कह रहे हैं कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ दिस कंपाउंड इन 0.5 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल, शो योर वर्किंग. एमआर दिया हुआ. देखो अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था ना, उसमें 2 इक्वेशंस थी, आपने उनको मर्ज करके एक इक्वेशन बनाया. टेक्निकल इशू ये है और टफेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ 3 डिफरेंट इक्वेशंस हैं. इसका मतलब यहाँ पर तीनों इक्वेशंस इन्वॉल्व होंगी कैलकुलेशन में. सो कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टेक्निकल एंड लेंथी. मुझे मैग्नेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, मैं इसके मोल्स निकालूंगा. मुझे आयरन 2 आयंस की इक्वेशन, मोल्स गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, आई मीन कंसंट्रेशन और वॉल्यूम, तो मैं इसके मोल्स कैलकुलेट करूंगा. ठीक है, ओके. तो फर्स्ट स्टेप इज moles of MnO4 negative. 50 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.02 से और डिवाइड कर लेंगे 1000 से. तो इसके मोल्स आ जाएंगे 1 इंटू 10⁻³ मोल्स. मोल्स ऑफ Fe2 प्लस आयंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं. 30.40 एग्जामिनर ने कहा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन 0.05 है, डिवाइड करें 1000 से तो मोल्स आएंगे हमारे पास 30.4 into 0.05 divided by 1000, so it's going to be 1.52 into 10⁻³ moles. Okay,
हम सब जानते हैं कि ये दोनों इक्वेशंस आपस में कंबाइंड होंगी। जब ये कंबाइंड होंगी तो कंबाइन करने के लिए मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होकर कैंसिल होंगे, तो मेरी फाइनल इक्वेशन ये होगी MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5Fe2 प्लस एरो 5Fe3 प्लस प्लस Mn2 प्लस प्लस 4H2O। तो इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज करूंगा तो ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं ताकि मैं कैलकुलेशन प्रोसीड करूं। ओके, MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5Fe2 प्लस 5Fe3 प्लस Mn2 प्लस प्लस 4H2O। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये 1 मोल है, ये 5 मोल है। अभी आपने 1.52 इंटू 10⁻³ मोल्स कैलकुलेट किए, तो मोल्स ऑफ मैग्नेट आइंस कितने होंगे? तो हम इसको डिवाइड बाय 5 कर लेते हैं। तो अगर हम 1.52 इंटू 10⁻³ को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.04। और ये 0.4 ना लगे बच्चों को, इसको दोबारा से लिखते हैं 3.04 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स। यानी ये वो मोल्स है मैग्नेट के जो कि इस आयरन टू आइन से रिएक्शन कर रहे हैं। सही, लेकिन आप नोट करें ये इनिशियल अमाउंट था मैग्नेट आइंस का जब उसने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं किया था। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों मोल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव आयन यानी मैग्नेट 7 आयंस रिएक्टेड विद C2O42 नेगेटिव आयन। सही है, ये वो अमाउंट है जो Fe2 प्लस से रिएक्ट हो गया और ये इनिशियल अमाउंट है जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। सो लेट मी सब्ट्रैक्ट दीज टू वैल्यूज। जब वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे सो मुझे आंसर मिलेगा 6.96 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स। नाउ द क्वेश्चन इज मैं सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूं? इनिशियल वैल्यू को रिएक्टेड वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइन मिलेगा। ये अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइन इस C2O42 माइनस से रिएक्शन कर रहा होगा। सही है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अब इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज करना है। तो इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए, इसको 5 से। जब इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स यकीनन कैंसिल होंगे, तो मेरी फाइनल इक्वेशन ये होगी, माय बैड, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से, यानी एक दूसरे के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो यार, तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल इक्वेशन ये होगी 5 C2O42 नेगेटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 16 हाइड्रोजन आइन एरो 2 Mn2 प्लस प्लस 8H2O प्लस 10 CO2। ये इक्वेशन यूज करूंगा कैलकुलेशन करने के लिए। ये इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, टू MnO4 नेगेटिव प्लस 16 हाइड्रोजन आइन प्लस 5 C2O42 नेगेटिव 10 CO2 प्लस 8H2O प्लस 2 Mn2 प्लस। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इसके हैं 2 मोल्स और इसके हैं 5 मोल्स।
आपने कितने मोल्स डिटरमिन किए थे मैग्नेट आयंस के जो कि C2O4 से रिएक्शन कर रहा था? ये तो मोल्स ऑफ C2O4 नेगेटिव आयंस कितने होंगे? और यार C2O4 नेगेटिव आयंस, बार बार कह रहा हूं, इसका नाम मैंने A1 केमिस्ट्री में बताया हुआ है आपको, आपने ऑर्गेनिक में मुझसे भी पढ़ा हुआ है। इसका नाम है इथेन डाइओएटाइंस। एएस रीडॉक्स में चेक कीजिएगा, नाम, फार्मूला, चार्ट सब दिया हुआ है मैंने आपको। सो मोल्स ऑफ इथेन डाइओएटाइंस हमारे पास गाइस अब कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2, आई एम गेटिंग 1.74 into 10 to the power minus 3 moles। जो मोल्स इथेन डायोएट आयन के हैं एग्जैक्टली वही मोल्स इस बेरियम इथेन डायोएट के भी होंगे, क्योंकि 1:1 का रेशियो होगा। तो 1.74 into 10 to the power minus 3 moles। मैं यहां से मास कैलकुलेट कर लेता हूं। मोल्स है मेरे पास 1.74 into 10 to the power minus 3। इसका एमआर एग्जामिनर ने दिया हुआ है 225.3। So into 225.3 is going to be 0.392 gram। मुझसे कह रहे हैं परसेंटेज कैलकुलेट करो, तो मास ऑफ प्योर लूंगा मैं विच इज 0.392 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर लूंगा। मास ऑफ इम्प्योर दिया हुआ था 0.5 ग्राम इंटू 100 करूंगा, so I'll get 78.4% एंड ऑब्वियसली ये मेरा आंसर होगा। सो अब जो एग्जामिनर का फॉर्मेट है ना बच्चों, वो इस कैलकुलेशन के ऊपर है जो मैंने अभी इसका है। ये 3 डिफरेंट इक्वेशंस दे देंगे, आपने उन इक्वेशंस को सॉर्ट करके आंसर तक पहुंचना है। दैट इज द फॉर्मेट ऑफ द कैलकुलेशन नाउअडेज इन द लेटेस्ट पेपर्स। ओके, मैंने आपको आइडिया थ्रो कर दिया, होपफुली कि यू कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू अदर क्वेश्चंस आल्सो।